अब अंग्रेजियत क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अंग्रेजियत क्या है, यूरोपियन सभ्यता क्या है, अमरीकियत क्या है, वगैरह वगैरह। इनकी जो प्राइवेट लाइफ है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि उनकी प्राइवेट लाइफ यदि हमको समझ में आए तो उनकी पब्लिक लाइफ और उनकी सारी सिस्टम हमें समझ में आ जाएगी। उनकी प्राइवेट लाइफ कैसी है। यूरोप में 18वीं शताब्दी तक, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माने आज से लगभग 200 साल पहले तक उनकी जो प्राइवेट लाइफ रही है उस पे मैं बात करूंगा। और जब मैं ये बात करूंगा कि यूरोप की, तो यूरोप का माने ये 24-25 देश इंक्लूडिंग अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह वगैरह। वेस्टर्न यूरोप प्लस ईस्टर्न यूरोप, उसमें ये भी है, सोवियत संघ भी आ जाएगा उसमें। तो ये पूरा सोवियत संघ, पूरा पश्चिमी यूरोप, पूरा पूर्वी यूरोप और फिर पूरा अमेरिका, पूरा कनाडा, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा न्यूजीलैंड, ये सब उसी में है। तो इतने एरिया की हम बात करेंगे। तो उनकी प्राइवेट लाइफ कैसी है। प्राइवेट लाइफ क्या होती है, घर के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब प्राइवेट लाइफ है। अब घर के अंदर क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बड़ा होता है, बड़े होने के बाद शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर अपने माता पिता का स्वर्गवास होता है, उनका दाह संस्कार, ये सब जितना भी कुछ है प्राइवेट लाइफ है। हम शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, ये सब प्राइवेट लाइफ है। तो यूरोपियन लोगों की प्राइवेट लाइफ पिछले 200 साल पहले तक कैसी रही है उसके 4-5 उदाहरण देता हूं। एक, बच्चे का पैदा होना। एक बात मैं लेता हूं कि बच्चे का पैदा होना उनकी मान्यता क्या है। तो पूरे यूरोप में सभी जगह मान्यता यह है कि बच्चे का पैदा होना परिवार के मुखिया की इच्छा पर निर्भर है। परिवार का मुखिया जो है, मुखिया माने जो पुरुष है परिवार में, पति कहिए उसको, पिता कहिए, जो भी कहिए, उसमें पत्नी का कहीं कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। परिवार का मुखिया जो मेल है, पुरुष है, उसकी इच्छा पर निर्भर है बच्चे का पैदा होना नहीं होना। ये उनकी मान्यता है। माने पुरुष चाहेगा तो बच्चा हो, नहीं चाहेगा तो नहीं हो। महिला की इसमें कहीं कोई इच्छा नहीं, पत्नी का कहीं कोई यश नहीं है उसमें। माने पत्नी कहे कि हमें बच्चा चाहिए और उसका पति कहता है नहीं चाहिए, तो पत्नी की नहीं चलेगी, पति की चलेगी। ये उनकी मान्यता है कि जो भी बच्चा होगा नहीं होगा वो पुरुष तय करेगा, महिला उसमें कुछ भी हिस्सेदारी नहीं ले सकती। ये उनकी मान्यता है। परिवार का मुखिया वो तय करेगा कि बच्चा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, यदि मुखिया के मन में आए कि बच्चे को पैदा होते ही मार डालो, तो मार देना पड़ेगा, उसकी मां बचा नहीं सकती उसको। अगर पति ने यह तय कर लिया कि मुझे बच्चा पैदा होते ही मार देना है, तो मार दीजिए। मालिक वही है। मालिक होने का मतलब है आप उसको चाहे तो मार सकते हो, चाहे तो पीट सकते हो, चाहे तो कत्ल कर सकते हो, चाहे तो किसी को बेच सकते हो, चाहे तो लावारिस छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मालिक होने का अर्थ यह होता है। माने मां का कोई स्थान नहीं है, मां का कोई महत्व नहीं है। और ये यूरोपियन सिविलाइजेशन में 18वीं शताब्दी तक है। कल धर्मपाल जी कह रहे थे ना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी 1930 के बाद मिला है। महिलाओं को यूरोप के देशों में वोट देने का अधिकार 1930 के बाद मिला है, और ये अमेरिका में तो 1948 में आया है। तो वोट देने का अधिकार नहीं है, माने कुछ हैसियत नहीं है, कुछ उसका वो नहीं। ये तो यूरोप का मानस है कि वहां जो भी है वो परिवार के मुखिया की इच्छा पर निर्भर है। मुखिया चाहे तो बच्चे को मार डाले, मुखिया चाहे तो उसको लावारिस छोड़ दे, मुखिया चाहे तो गर्भपात करा दे, मुखिया चाहे तो बच्चे को पैदा होने के बाद अपने हाथ से मार डाले, जो चाहे वो करे। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ कि जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसको हाथ में उठाने का पहला अधिकार बाप का है, मां का नहीं है। मां नहीं उठा सकती बच्चे को, और अगर उठा लिया तो मां और बच्चे दोनों को घर से निकाल दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कितनी क्रूरता हो सकती है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चा पैदा हुआ, मां नहीं उठाएगी, पहले उसका बाप उठाएगा। बाप ने बच्चे को उठा लिया तो वो बच्चे को स्वीकार कर लिया, ऐसे समझ लीजिए। नहीं उठाया
तो वो बच्चे और मां को दोनों को घर छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई दूसरी मां आ जाएगी फिर, या उस बच्चे को लावारिस छोड़ दिया जाएगा। एक कहानी सुना देता हूं। रूसो नाम का एक दार्शनिक है। रूसो बड़ा दार्शनिक हुआ है यूरोप का। 1750 के आसपास की घटना है। वो एक भाषण दे रहा है और भाषण में कह रहा है कि मैंने मेरे 5 बच्चे लावारिस छोड़े। 5 बच्चे थे, 5 को लावारिस छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उठा लिया था पैदा होने के समय, रूसो ने। और रूसो जो दार्शनिक है यूरोप का, उसको हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है, उस पर प्रश्न लिखाए जाते हैं, हम उसमें उत्तर लिखते हैं। ये फिलॉसफी के स्टूडेंट अगर कोई होंगे तो वो जानते हैं इस बात को। तो रूसो का मानस कैसा, ये आप समझ लीजिए। वो ये कह रहा है कि मेरे 5 बच्चे हुए, 5 को मैंने लावारिस छोड़ा और मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसकी मां ने उठा लिया था उन 5 को हाथ में पैदा होने के तुरंत बाद। तो नहीं है, गया हथिकार हाथ से। एक तो ये हो सकता है कि बच्चों को लावारिस छोड़ा जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लो उस पुरुष ने लावारिस नहीं छोड़ा बच्चे को, तो अगर मां ने उठा लिया है तो वो बच्चा जिंदगी भर गुलाम रहेगा, एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बनेगा, गुलामी में रहना पड़ेगा, उसको कुछ अधिकार नहीं होगा। मतलब क्या है, जो बच्चे को जन्म के बाद उसकी मां ने उठा लिया और उसका पति थोड़ा दयालु है, उसने उसको घर से नहीं निकाला, इसको वो कहते हैं कि हम तो बहुत दयालु हैं कि घर से नहीं निकाला, तो आगे क्या करेगा? आगे ये करेगा कि जिंदगी भर उस बच्चे को बाप का सानिध्य नहीं मिलेगा। अब कैसे कैसे सानिध्य नहीं मिलेगा? वो बच्चा कभी भी अपने बाप के साथ बैठकर लंच नहीं कर सकता, डिनर नहीं कर सकता, सो नहीं सकता, उसके पास आ नहीं सकता, उसका कंधा नहीं पकड़ सकता, उसकी गोद में सो नहीं सकता। ये कुछ भी अधिकार उस बच्चे को नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी मां ने उसको उठा लिया है, बाप ने नहीं उठाया पैदा होने के तुरंत। इसके आगे और क्या हो सकता है? इसके आगे जो हो सकता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके आगे ये हो सकता है कि वो बच्चे को चूंकि बाप का प्यार तो मिलेगा नहीं, मां भले प्यार करे, बाप नहीं करेगा, बड़ा होने पर बाप उसको कोड़े से मार भी सकता है। कोड़े से मारना यूरोप में ये बहुत सामान्य है, बच्चों को कोड़े से पीटना। कोड़ा, चाबुक, हंटर, और हंटर भी कैसा? जिसमें लोहे के कील लगे होंगे, लोहे के कील होंगे। और हंटर मारने की सजा कितनी हो सकती है? अगर मान लो ऐसा कोई बेटा है किसी बाप का, अगर ऐसा कोई बेटा है किसी बाप का जिसको उसके बाप ने स्वीकार नहीं किया है और थोड़ा बड़ा हो गया है, 15-16 साल का, उससे कोई गलती हो गई है, तो 500 कोड़े मारे जा सकते हैं, 700 कोड़े मारे जा सकते हैं, 1000 कोड़े मारे जा सकते हैं। उसकी मां कहेगी कि तुम तो बहुत निर्दयी हो, तो कहेगा अच्छा ठीक है 50 कोड़े कम कर दो। 1000 का आदेश दिया है, 950 मार दो। और जब वो 950 मारेगा तो दयालु हो जाएगा, दया है उसकी कि 50 कोड़े कम कर दिए। अब जरा इसमें से हम इन्फरेंस निकालें। ये तो है यूरोप की दृष्टि। अब भारतीय दृष्टि से बात करें। भारतीय दृष्टि क्या कहेगी कि कोई बाप इतना निर्दयी हो सकता है क्या, जो अपने बच्चे को कोड़े से मारे, अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिला सके, उसको प्यार नहीं करे, वगैरह वगैरह, उसकी मां को घर से निकाल दे क्योंकि उसने उठा लिया जन्म के बाद उसको। ऐसा मानस है यूरोप का। ये 18वीं शताब्दी तक है, माने अंग्रेज भारत में आए हैं तब तक उनका मानस ऐसा है। अब जो व्यक्ति अपने परिवार के बेटे के साथ इतनी क्रूरता कर सकता है, वो बाहर वाले के साथ कितनी कर सकता है? समझ में आ रही है बात? ये आप अक्सर सोचते होंगे, सुनते होंगे कि अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, कोड़े से मारा, केन से पीटा, हंटर से मारा। रूसो ने अपने पहले बेटे को जन्म लेते ही टोकरी में रख के सड़क पे रख दिया था और कुत्ता खा गया था उसको। रूसो ने ये किया था, जिसको महान दार्शनिक कहा जाता। पहला बेटा उसने जन्म लेते ही टोकरी में रखा, घर के बाहर कूड़ा जहां रहता वहां छोड़ दिया, कुत्ता खा गया उसको।
और धर्मपाल जी बताते हैं कि उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो ये बताते हैं कि यूरोप में ये जो 60 से 70% बच्चे तो सामान्य रूप से लावारिस छोड़े जाते थे, उसमें से 1/3 कुत्ते खा जाते थे। 1/3 बच्चों को कुत्ते खा गए, भेड़िया खा गया, ये खा गया। और रूसो कहता है कि मैं कुछ गलत थोड़ी करता हूं, यूरोप की जो परंपरा है उसका पालन करता हूं मैं। अब हमारे लिए ये क्या है और उनके लिए क्या है? बच्चों को लावारिस छोड़ दिया, ये उनके लिए कोई खराब बात नहीं है। अब ये जो लावारिस छोड़े हुए बच्चे हैं, इनकी व्यवस्था समाज करेगा, राजा करेगा। तो राजा माने राज्य। राज्य ने उन लावारिस बच्चों के लिए जो इंस्टीट्यूट्स बनाए, उन्हीं को कॉन्वेंट कहा गया है यूरोप में। ये जो कॉन्वेंट बने हैं, अब देखिए यहां हमारी दृष्टि, उनकी दृष्टि से अभी मैंने बात की, अब मैं अपनी दृष्टि से बात कर रहा हूं। एक भारत की नजर से यूरोप को देख रहा हूं। तो वो कर क्या रहे हैं? कॉन्वेंट बनाते हैं। सभी रोमन पीरियड में भी कुछ कॉन्वेंट हैं, रोमन पीरियड से निकल के अभी तक जो कॉन्वेंट आए हैं। तो रोमन पीरियड के जो पेपर्स हैं जो बताते हैं वो ये कि कॉन्वेंट में उन्हीं बच्चों को भर्ती किया जाएगा जो माँ बाप के छोड़े हुए हैं। तो माँ बाप से छोड़े हुए माने लावारिस, तो लावारिस माने कॉन्वेंट में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वो दूसरे किसी स्कूल में पढ़ने वो नहीं जा सकते, वो कॉन्वेंट में ही पढ़ेंगे। और कॉन्वेंट में उनको जो पढ़ाने वाले हैं उनको मदर फादर कहा जाएगा, क्योंकि उनके असली मदर फादर नहीं है। हाँ, ये है। आपने किसी कॉन्वेंट में जाके देखा है? फादर होता है या तो मदर होती है या तो सिस्टर होता है, टीचर नहीं होता। फादर है, ये तो सिस्टर है, ये तो सिस्टर मैरी है, तो ये सिस्टर जेसी है, तो ये फादर गोंजाल्वे है, तो ये फादर फलाने हैं, तो ये फादर ढिमाके हैं। मैं तो बचपन में देखता था ये सब। तो ये फादर पिकार्डो, तो फादर रिकार्डो, जो भी नाम लेना है। अभी हमारे तो घर में बैठे हुए हैं भाई, ये स्कूल में कहां से आ गए? इसलिए आ गए कि कॉन्वेंट में है। अब कॉन्वेंट में तो यूरोप में मदर फादर ये है नहीं, इसलिए बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम इनको फादर कहो, तुम इनको मदर कहो, तुम इनको ब्रदर कहो, तुम इनको सिस्टर कहो, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है बच्चे की। तो 60 से 70% बच्चे जिस समाज में लावारिस रहे हों, वो समाज में बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी उन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। उन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो बना वो कॉन्वेंट है। वही कॉन्वेंट में उनका उछेर होगा, माने उनका लालन पालन होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा होगी, उनको तैयार किया जाएगा और फिर पढ़ के वो निकल जाएंगे, समाज में कुछ काम करेंगे, बढ़ई बनेंगे, लोहार बनेंगे, चमार, जो भी करना करेंगे। लेकिन उनका इस तरह का पूरा किया जाएगा। तो जब 60-70% ऐसे हैं तो उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्वेंट है। कॉन्वेंट का अर्थ ही होता है लावारिस बच्चों के लिए बनाया गया संस्था। अब ये है, तो हमने अब समझ लीजिए कि ये यूरोप के देशों ने कॉन्वेंट स्कूल क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि उनकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? उनके बच्चे लावारिस हैं। लावारिस हैं इसलिए कोई तो पाले उनको। तो अब कॉन्वेंट को चलाने वाले जो लोग हैं, फिर वो ऐसे होने चाहिए जिनके अपने बच्चे नहीं होने चाहिए, तभी तो पालेंगे, नहीं तो कैसे पालेंगे? कॉन्वेंट में कोई मदर है, कोई फादर है, उसके अपने बच्चे होंगे तो इन बच्चों के साथ तो संबंध नहीं बनेगा ज्यादा। तो कॉन्वेंट में मदर फादर के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो शादी नहीं कर सकते, वो बच्चे नहीं रख सकते, तो अनमैरिड रहना है उनको। तो उनको जो अनमैरिड रखा जाता है किसी कॉन्वेंट के मदर फादर को, उसके रखने के पीछे ये है। अब आपको ये बताया जाएगा कि ये तो देखो कितने त्यागी हैं, शादी भी नहीं करते कॉन्वेंट में, शादी करने नहीं दी जाती उनको। कोई चर्च का फादर शादी करना चाहे तो नहीं कर सकता, सिस्टर करना चाहे तो नहीं कर सकती, उनको अविवाहित रह के ही पालना है, क्योंकि उनका बड़ा काम है लावारिस बच्चों का लालन पालन करना, उनको बड़ा करना। और ये यूरोप में माना जाता है कि उसके अपने व्यक्तिगत बच्चे हुए तो उनका लालन पालन वो नहीं करेगा, बेईमानी करेगा, या उसका ध्यान अपने बच्चों पर ज्यादा रहेगा, दूसरों पर नहीं रहेगा, तो उसका ध्यान ही न जाए उस तरफ। तो उन्होंने कहा कि बिना मैरिज किए हुए लोग इसमें आएंगे और सेवा के काम में लगेंगे। तो सेवा क्या? सेवा ये कि समाज के छोड़े गए लावारिस बच्चों का लालन पालन करना, ये बड़ी सेवा है। उसी में से कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम आया, उसी में से ये चर्च के इंस्टीट्यूशंस निकले और उसी के आधार पर उन्होंने काम शुरू किया। अब वो आ जाएं भारत में और एक कॉन्वेंट स्कूल खोलें और हम हमारे बच्चों को ले जाके लाइन से वहां एडमिशन कराएं और फिर अपने बच्चों को कहें कि तुम भी मदर बोलो, फादर बोलो उनको।
मूर्खता है कि नहीं है? और फिर हम उसको स्टेटस सिंबल बनाएं कि देखो मेरा बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ता है। ज्यादा तो यही बात आ गई है ना, स्टेटस सिंबल हो गया है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, तो मैं तो कुछ बड़ा आदमी हूं। लेकिन जिसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं उसको अकल खोल के अगर कोई ये बताने वाला होता कि ये कॉन्वेंट होते क्यों हैं और ये बनाए क्यों जाते हैं, तो मैं नहीं मानता कि कोई भारतीय माँ बाप अपने बच्चों को वहां भेजता। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि वहां टाई लगाई जाती है, बढ़िया कपड़ा पहना जाता है, जूते में मोजा डाला जाता है, बच्चे लेफ्ट राइट करके जाते हैं, थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं। ये तो कुछ नहीं है। बाहर की अंदर क्या है, आत्मा क्या है उस कॉन्वेंट की? ये तो बाहर का स्वरूप है, और बाहर के स्वरूप से ही हम प्रभावित हो गए तो गई काम से गाड़ी अपनी, तो समझ नहीं बनती। तो उन्होंने अपने देश में कॉन्वेंट स्कूल क्यों खोले, उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि उनकी एक प्रॉब्लम है या उनकी समस्या है या उनकी मान्यता, जो भी कहिए। इस पर यह मैं तर्क नहीं करने जा रहा हूं कि वो अच्छी है खराब है, लेकिन आप इतना तो अब महसूस करते हैं कि हमसे अलग है वो। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां ये देख लीजिए कि बच्चा पैदा होगा तो पहला अधिकार तो उसकी मां का है। हमारे देश में तो ये है। यूरोप में क्या है? बच्चा पैदा होगा तो पहला अधिकार उसके पिता का है। हमारे यहां पहला अधिकार उसकी मां का है, और मां का तो इतना अधिकार है कि वो चाहे तो 3 महीने तक अपने बच्चे का मुंह अपने बाप को भी ना दिखाए। हाँ, अब ठीक है, ना दिखाए, ये उसका अधिकार है, ठीक है, मान्यता ऐसी है हमारी। तो हमने तो एक तरह का बनाया है अपना। और वो उस दिन शर्मा जी कह रहे थे कि या तो मां देखेगी बच्चे को सबसे पहले, या तो मां को मदद करने वाली जो दाई है वो देखेगी, और या दाई के साथ आए हुए जो दूसरे लोग हैं वो देख सकते हैं। नाइन आएगी तो वो देखेगी, धोबिन आएगी तो वो देखेगी। अब वो उसको समझाया था आपको विस्तार से कि नाइन आएगी तो क्या लेके आएगी, धोबिन आएगी तो क्या लेके आएगी, कुम्हारिन आएगी तो क्या लेके आएगी, कुछ न कुछ लाएगी, और वो लाएगी तो बच्चे से उसका परिचय कराया जाएगा। तो यहां तो ये मान्यता है कि बच्चा पैदा हुआ तो मां का अधिकार है, मां के साथ उसके जो सहयोग करने वाली दाई का अधिकार है, दाई के साथ उसके साथ जो दूसरी महिला उनका अधिकार है, और इन सबका इतना अधिकार है कि दाई चाहे तो अपना दूध भी पिला सकती है। पन्ना धाय ने तो किया है ना। और ये पन्ना दाई की कहानी कोई एक कहानी नहीं है। अगर हिंदुस्तान में ढूंढोगे तो ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों कहानियां मिल जाएंगी अलग अलग जगह में। तो इतना अधिकार है। माने पन्ना धाय असली मां नहीं है, लेकिन दूध तो पिलाती है। तो दूध पिलाती है तो मां हो गई, मां जैसी हो गई। यशोदा भी तो असली मां नहीं है, देवकी है, लेकिन दूध तो पिलाती है। तो यशोदा का भी अधिकार है उतना जितना देवकी का है। तो हमारे यहां तो बच्चे पे अधिकार की जो मान्यता है वो ये है, और यूरोप में है वो ये है। अब हम नकल करें उनकी तो फिर मुश्किल होगा। तो क्या करना पड़ेगा? अगर उनकी नकल करनी है ईमानदारी से तो वही करना पड़ेगा जो यूरोप में होता है कि सारे अधिकार बाप को दे दो, मारने का, पीटने का, उसको स्वीकार करने का, रिजेक्ट करने का, लावारिस बनाने का, छोड़ देने का, सब दे दो। मां के सारे अधिकार खत्म कर दो। तो अगर ऐसे हम हो सके तो यूरोपीय होना हमारे लिए बहुत आसान है, और नहीं हो सकते तो अपनी व्यवस्था को भारतीय बनाना पड़ेगा। और ये सारा खेल मन से होता है। मैंने आपसे फिर कहा, अगर आपके मन में ये है तो हो सकता है। अब देखिए, इसके थोड़ा आगे चले। बच्चे की संख्या कितनी होगी परिवार में वो बात तय करेगा। सामान्य रूप से यूरोप में 10 से 12 बच्चे हैं परिवार में, सामान्य रूप से। और 10-12 बच्चे क्यों हैं वो भी समझाता हूं। इससे आगे की बात समझा दूं तो ये थोड़ी खराब बातें भी मैं करूंगा, थोड़ा माफ करेंगे आप मुझे, खराब शब्द भी इस्तेमाल करूंगा, खराब बातें भी करूंगा। क्योंकि पत्नी का कोई अधिकार नहीं है पति पर। इसी में से आगे आप थोड़ी देर में और समझेंगे, महिला का कोई अधिकार नहीं है समाज में। तो पति चाहे कितनी भी पत्नियां रख सकता है। यूरोप में ये सामान्य परंपरा है। नीरो है ना, नीरो, उसकी 40 पत्नियां हैं। नीरो की, बड़ा सम्राट है ना, 40 पत्नी है, एक असली है, 39 सब नकली है। उनको कॉन्क्यूबिन्स कहते हैं, वो उपपत्नी कहते हैं, हमको उसको हिंदी में रखेल कहते हैं। तो एक पत्नी है, 39 रखेल है।
सबसे बच्चे होंगे तो 10-12 होना तो बड़ी बात नहीं। अब नीरो ये है, यथा राजा तथा प्रजा। तो बिल क्लिंटन क्या खराब करता है अगर नीरो ये करता था तो, है ना? बिल क्लिंटन तो कुछ कम ही करता है ना, नीरो तो उससे भी आगे था। तो जिस समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने चरम पर हों कि एक पुरुष की 40 स्त्रियां हो सकती हैं जिनसे वो संबंध रख सकता है और उनसे बच्चे भी होंगे, तो एक परिवार में 10-12 बच्चे हो गए तो इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। और उसमें मैंने बता दिया कि ये जो 40 पत्नियां हैं उनमें से एक पत्नी है जिसके साथ शादी हुई है, 39 बिना शादी के उसके साथ है। उनकी हैसियत क्या है? उनकी हैसियत के बारे में अरिस्टोटल कुछ कह रहा है, जो उनका बड़ा फिलोसोफर है। वो कह रहा है कि ये सब उसी तरह से हैं जैसे घर में सामान होता है। घर में सामान होता है, ये माइक रखा है, कुर्सी है, मेज है, पलंग है, तिपाई है, लोटा है, गिलास है, थाली है, ये जो सामान है ना, वैसी पत्नियां हैं। और अगर सामान बेचा जा सकता है तो पत्नियां भी बेची जा सकती है। तो यूरोप में अभी तक 50 साल पहले तक पत्नियों को बेचने का एक बड़ा सिलसिला रहा है, रिवाज रही है, बेची जाती है महिलाएं, सौदा होता है उनका। एरिस्टोटल ये कह रहा है कि ये जो पत्नियां हैं किसी पति की, वो सब वस्तुओं की तरह हैं। अरिस्टोटल का ये, हाँ, जिसको महान कहते हैं। अरिस्टोटल ये कहता है कि ये जितनी पत्नियां हैं वो सामान जैसी हैं, जैसे घर में सामान रखा जाता है वैसे पत्नियां रखी जाती हैं। सामान को उठा के फेंक दिया जाए तो पत्नियों को भी फेंका जा सकता है, सामान को बेचा जाए तो पत्नियों को भी बेचा जा सकता है, सामान में आग लगानी हो तो पत्नियों में भी आग लगाई जा सकती है। अब अरिस्टोटल जो है वो पूरी सभ्यता का जनक माना जाता है। धर्मपाल जी बार बार कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज अ फुट नोट ऑफ अरिस्टोटल। ये है। अब जब ये अरिस्टोटल ने कह दिया तो बन गया ये तो परंपरा। अब अरिस्टोटल जो कह रहा है वो देख के ही कह रहा है ना, जो समाज में चलता होगा उसको देखा, उसी को थ्योराइज किया होगा, और तो कहां से लाया? आसमान में से तो जाके कोई थ्योरी लाया नहीं होगा वो। तो ये है। तो जिस समाज में महिलाओं की ये हैसियत रही हो, उस समाज में फिर क्या निकलने वाला है? अब निकलने वाला ये है कि इच्छा है तो किसी पत्नी को रखो, नहीं है तो निकाल दो। अब वो जो निकाल दी गई महिला है वो क्या करेगी? तो उसके लिए ब्रॉथल्स बनाए गए, वैश्याघर बनाए गए। अभी आजकल उनको पब्स कहा जाता है यूरोप में, PUB, पब। पब जो होते हैं वो पुराने 200 साल पहले के ब्रॉथल्स हैं, वैश्याघर हैं। तो ये वैश्याएं आएंगी कहां से? घरों में से निकाली हुई पत्नियां हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है तो वैश्यावृत्ति करें आके। अब उनका काम क्या है वो और भी मजेदार है। इनका काम क्या है तो अरिस्टोटल भी कहता है, फिर उसके आसपास के बहुत सारे सुकरात वुकरात भी ये मानते हैं कि ये जो निकाली गई पत्नियां हैं जो वैश्यावृत्ति का काम कर रही हैं, ये जो है समाज के लिए जो जरूरी है वो करें। मैंने समाज के लिए किसी को सेक्स वासना की पूर्ति करनी है उसका काम करें, और या किसी को सेक्स एजुकेशन देना है उसमें लगें, वगैरह वगैरह जो भी। तो उनको मिस्ट्रेस कहा जाता है। जो मिस्ट्रेस शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, आगे से ध्यान रखिएगा, किसी को आप मिस्ट्रेस जब कहें, हमको अंग्रेजी में शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है और हम इस्तेमाल करते रहते हैं, कह देते हैं ना मिस्ट्रेस। ये मिस्ट्रेस यही महिलाएं होती हैं जिनको पतियों के द्वारा घर से निकाल दिया जाए और जो वैश्यावृत्ति के काम में लगी हो, किसी पब्स में लगी हो, ब्रोथल्स में लगी हो, वो ये सब करें। उनका कोई अधिकार नहीं है समाज में। उनके साथ चाहे कोई बलात्कार कर सकता है, चाहे कोई खून कर सकता है, उनका जो चाहे कोई कर दे, उनके कुछ अधिकार नहीं। ये है। तो ये वैश्यावृत्ति इतनी ज्यादा यूरोप में क्यों है, उसका ये आंसर है। जब महिला की हैसियत आप जो है एक वस्तु जैसी बनाएंगे, तो वस्तु तो जैसी है वैसी महिला है, तो उसमें से तो यही निकलेगा ना। तो अभी जब हमारे बहुत सारे दोस्त यूरोप और अमेरिका जाते, कहते यार बड़े पब्स हैं वहां पे, तो वो तो आज से थोड़ी हैं, 500 साल से, 1000 साल से। थोड़े बेहतरीन हो गए हैं, अभी पहले खराब थे, खराब और बेहतरीन में थोड़ा अभी लाइट अच्छी है वहां पर, फर्श बहुत अच्छा है,
वो थोड़ा म्यूजिक अच्छा है, पहले उतना अच्छी लाइट नहीं होगी, उतना अच्छा फर्श नहीं होगा, लेकिन आत्मा तो वही है ना। वो बाहर के ढांचे में मत फंसिए कि वो लाइट अच्छी है, कि फर्श बहुत अच्छा है, कि डांस बहुत अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो फालतू बात है। असली बात तो ये है कि वो किस मान्यता से बनाए गए। तो वहां ब्रोथल्स इस तरह के हैं, वैश्याघर इस तरह के। अब हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में तो एक पत्नी व्रत है, एक पति व्रत है, भगवान राम हो चाहे वो कोई दूसरे हो। अब जिस देश में एक पत्नी व्रत एक पति व्रत, तो वहां ब्रोथल्स तो होने वाले नहीं है। तो फिर यहां क्या होंगे? तो यहां ये रहा है कि बहुत सारी महिलाएं स्वभाव से और अपनी इच्छा के अनुसार विवाह न करें, ईश्वर के लिए समर्पित हो जाएं, मंदिर में जाएं, पूजा करें वगैरह। ये उड़ीसा में का आया है काल कार्यकर्ता, तो देवदासी होते हैं। तो कोई इच्छा से हो गई देवदासी, वो भगवान के लिए समर्पित है। ये तो हुआ ही है ना। मीरा तो कहती है कि मेरा विवाह तो कृष्ण से हो गया, अब बात खत्म हो गई, अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आप देवदासी हो सकते हैं, और देवदासी से थोड़ा शायद नीचे गणिकाएं होती हैं जो मंदिरों में भगवान की पूजा करने के लिए नृत्य करती हैं, श्रृंगार करती हैं वगैरह वगैरह करती। तो अब हम हिंदुस्तान में गाली देते हैं कि यहां तो देवदासी प्रथा है, और ये दिखाई नहीं देता कि यूरोप में क्या है। और यूरोप से कोई आके हमको समझाएगा कि तुम्हारे यहां तो बड़ा अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, देखो देवदासी हो गई, देखो गणिका हो गई। उनको अपना तो बताना नहीं है कि हमारे यहां तो उससे भी ज्यादा खराब स्थिति। तो उन्होंने जो ब्रोथल्स बनाए, कॉन्वेंट क्यों बनाए वो समझ में आया आपको, ब्रोथल्स उन्होंने क्यों बनाए वो समझ में आया, पब्स क्यों बनाए ये जो पब्स और ब्रोथल्स है, इनका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम इनका है सेक्स एजुकेशन देना। तो ये सब मिस्ट्रेस हैं, वो ये करेंगी। अब इनमें संबंध जो है वो किसी के भी हो सकते हैं। कोई मां अपने बेटे को भी सेक्स एजुकेशन दे सकती है, क्योंकि वो तो निकाली गई है ना, उसका बेटा चला गया उसके पास। भाई बहन को दे सकती है। तो कभी कभी आजकल आप सुन लेते हैं ना, यूरोप में अमेरिका में ऐसे कहानियां होती हैं। ये आज की नहीं, ये तो 1500 साल पुराने कहानी किस्से। तो अब ऐसे समाज में आप शुचिता की बात करें, वो तो उनके लिए मूर्खता ही है ना। तो जब ये बिल क्लिंटन करता है तो उस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी परंपरा में से ये आया है। मोनिका लेविन्स्की इंटर्न है, एक तरह से मिस्ट्रेस ही है वो। मोनिका लेविन्स्की की कहानी आपने सुना होगा, उसके साथ एक शब्द इस्तेमाल, इंटर्न। इंटर्न वही है, मिस्ट्रेस के लगभग बराबर की। ऐसे और भी होते हैं, उनके काम यही है। तो ये एक है, इससे कुछ समझ में आता है कैसा यूरोप।